डियर व्यूअर्स, तो आज मैं 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342 गिव्स अ रिमाइंडर 47, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। 342 से अगर आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, सपोज यहाँ कोई नंबर है, अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो है 47। अगर सेम नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मैं इसे अलग पेन से लिख रही हूँ। अगर इसी नंबर को, सपोज यहाँ कोई नंबर है और इसी नंबर को सबसे पहले आपने 342 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर है 47। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, उसी नंबर को 19 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसी नंबर को, सेम नंबर को अगर आप 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ये पता करने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि सबसे पहला जो हमने डिवाइड किया था, जिससे 342 से पहले हमने इस नंबर को डिवाइड किया था, जिससे हमने इस नंबर को डिवाइड किया था, इस नंबर को, क्या ये इसका मल्टीपल है। यानी 342 जो पहला नंबर था जिससे हमने डिवाइड किया था, क्या ये नंबर 19 का मल्टीपल है। इट मीन्स क्या ये नंबर 19 से कंप्लीटली फुल्ली डिविजिबल है। तो आप डिवाइड करके देख लें, यहाँ साइड में, मैं साइड में करके दिखाती हूँ। 19 को 342 से अगर आप करेंगे तो 1 टाइम में 19, 5, 1, 2, 8 टाइम्स में 152, रिमाइंडर क्या है 0, 0। इट मीन्स 19 इंटू 18 अगर आप करते हैं तो 342 होता है। इट मीन्स ये नंबर जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल था। यानी जिस भी नंबर को आपने 342 से डिवाइड किया था, अगर आप उसी नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो पहले जो रिमाइंडर आया था उसी रिमाइंडर में से 19 का मल्टीपल घट जाएगा। तो 19 का मल्टीपल क्या होगा, 19 इंटू 1 19, 19 इंटू अगर 2 करते हैं तो 38, उसके बाद अगर आप 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो 57, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आप उसे ना लें। अब क्या रिमाइंडर आ रहा है 9। इट मीन्स इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर ये 342 19 का मल्टीपल नहीं होता तो ऑप्शन रिमाइंडर को आप डायरेक्टली डिवाइड ना करें। सबसे पहले आप इसमें चेक करेंगे कि सबसे पहला जो आपने डिवाइड किया था जिस टर्म से, जिस नंबर से, क्या वो नंबर डिविजिबल है। जब हम सेकेंड नंबर ले रहे हैं तो 19 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा क्या 342 जो था वो 19 का मल्टीपल है। अगर है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे 19 से। रिमाइंडर 47 था, उसको डायरेक्टली आप 19 से करेंगे। लेकिन अगर ये इसका मल्टीपल नहीं होता तो आप डायरेक्टली इसको नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ जब ये मल्टीपल नहीं होगा, दूसरा नंबर जो गिवन होगा क्वेश्चन में, तब हम कैसे बनाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु स्पेंड्स ऑफ 66 and 2/3% of his income is able to save ₹12,000 per month. His monthly expenses in rupees are। कितना खर्च कर रहा है वो, 66 and 2/3%। ये इसका क्या है, एक्सपेंडिचर है, यानी ये स्पेंड्स करता है, इतना ये खर्च करता है। तो सेविंग्स कितनी है इसकी, सबसे पहले आप निकालेंगे। सेविंग्स में क्यों निकालें, क्योंकि लिखा हुआ है ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹12,000, इसलिए सबसे पहले मैं सेविंग की ही बात कर लेती हूँ। सेविंग कितनी होगी, सपोज अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 में से यहाँ पे 67 and 2/3 है, इसको अगर मैं कंप्लीट फिगर ले लूँ, सपोज आप 67 या 70 रुपये ले लीजिए। 100 में से 70 अगर आप खर्च करते हैं तो कितना बचाते हैं, तो 100 में से 70 आप माइनस करेंगे, दैट इज़ 30 रुपीज़ आप बचाते हैं। उसी हिसाब से आप अगर इतना खर्च करते हैं तो आप बचाते कितना है। तो सपोज आपका जो इनकम है, सबसे पहले आप इनकम कंसीडर करेंगे, आप कमाते कितना है। सपोज इनकम x रुपीज़ है, आपने x का इतना % खर्च किया, तो सेविंग कितनी होगी, x जो आपकी इनकम थी माइनस x का कितना % आपने खर्च किया, 66 and 2/3, तो ये आती है 8198 + 2 यानी 200/3%। x माइनस x का 200/3% इंटू 100% था, तो x माइनस x इंटू 2/3 दैट इज x/3 रुपीज़। ये क्या है आपकी
ये आपकी सेविंग्स है, ध्यान रखेंगे ये आपकी सेविंग्स है। और सेविंग्स कितनी गिवन है, अगर आप x रुपये कमाते हैं और उसमें से इतना खर्च कर रहे हैं इतना परसेंट, तो आप इतना बचाते हैं और ये अमाउंट ही गिवन है। ये सेविंग अमाउंट जो वो है 12,000 रुपये पर मंथ। तो क्या मैं इस सेविंग अमाउंट को डायरेक्टली यहाँ पे 12,000 रुपीज़ लिख दूँ? 12,000 इज इक्वल टू x/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000 इंटू 3 दैट इज 36,000 रुपीज़। ये क्या है? अर्निंग्स है। x क्या माना था हमने? x माना था इनकम, यानी ये जो x की वैल्यू आई वो आई इनकम। इनकम अगर आपकी 36,000 रुपये है और 36,000 रुपये का 2/3 आपने खर्च किया, हिज मंथली एक्सपेंसेस आर। अब यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में गौर करेंगे कि 36,000 भी ऑप्शन में गिवन है। 12,000 पर मंथ है तो सारा ऑप्शन जो है वो 24,000 है, 30,000, 20,000, 36,000 एंड 28,000। 36,000 इनकम है और 2x/3 अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपकी सेविंग कितनी है। लेकिन यहाँ जो हमसे क्वेश्चन बोला गया वो एक्सपेंस पूछा गया कि यानी आपका खर्च कितना है, तो हम खर्च कितना कर रहे हैं? x का 2/3, x माइनस ये हमारा खर्च वाला पार्ट था, यानी ये हमारा एक्सपेंडिचर, ये हमारा खर्च हमने निकाला था। कितना हमने कमाया माइनस कितना खर्च किया, वही तो बराबर है सेविंग के। सेविंग, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देती हूँ, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो एक्सपेंडिचर का पार्ट कौन सा हुआ? x तो हमारी इनकम है, एक्सपेंडिचर 2x/3 हो गई। 2x/3 एक्सपेंडिचर है और x की वैल्यू 36,000 रुपये। तो एक्सपेंडिचर आप कितना निकालेंगे? एक्सपेंस जो है वो कितना है? 2/3 इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो है 36,000 रुपये। कैंसिल आउट करेंगे 12,000 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24,000 रुपीज़। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या सेविंग पूछा गया है या फिर हमारे से एक्सपेंस पूछा गया है। तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में आप देख ही रहे हैं इनकम भी दिया हुआ है, सेविंग भी दी हुई है और एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली आप चूज करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। एक आदमी जो है वो 20% गेन करता है, यानी उसे फायदा होता है किसी आर्टिकल को बेचने पर। कितने प्राइस पे बेच रहा है पता नहीं, लेकिन किसी एक सर्टेन प्राइस पर बेचता है तो उसे 20% का बेनिफिट होता है। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, जिस प्राइस पर इसने बेचा था ना इसे फॉर अ सर्टेन प्राइस, अब वो क्या करता है उसके डबल पे बेचता है। देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, अब उसे कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। तो सपोज लेट उसने पहले जो बेचा था सीपी, यानी उसने जो सबसे पहले आप परचेजिंग मान लेंगे कि x रुपये था, यानी या फिर आप ऐसे मान लें, मैं x भी छोड़ देती हूँ। सपोज उसने 100 रुपये का सामान खरीदा था 100 रुपीज़ का। कितना गेन किया, प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ क्या है, मैं x में बात ही नहीं कर रही हूँ, प्रॉफिट जो है इसकी वो है 20 रुपीज़। और इसने खरीदा था कितने में, 100 रुपये में। तो कितने में बेच रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, यानी वो 20 रुपये का 100 में से 20 रुपये का वो फायदा कमाता है अगर वो बेचता है किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे। यानी 120 रुपये में सेल किया उसने, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120 रुपीज़। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, अब की बात क्या है, अब क्या होता है कि वो जितने में पहले बेचा था, जिस प्राइस पर उसने बेचा था, जो सर्टेन प्राइस की बात ये कर रहा है, वो इसकी सेलिंग प्राइस थी। कब की, जब उसने 20% फायदा उठाया था किसी आर्टिकल को बेचकर। तो हमने माना कि 100 रुपये का उसका सामान था, 20 रुपये उसने फायदा लिया। 20% का मतलब यही होता है कि 100 में से 20 रुपये फायदा था। 100 रुपये का सामान था, 20 रुपये का फायदा था, तो उसने उसे बेचा 20 रुपये में। ये हो गई पुरानी बात। अब क्या करता है वो, अब क्या करता है, इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, कौन सी प्राइस का डबल, जो सर्टेन प्राइस पे बेचा था ना उसने, उस प्राइस का डबल। यानी अब जो बेचता है इसके डबल में। तो अब जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है वो 120 इंटू 2 करेंगे आप, दैट इज इक्वल टू 240 रुपीज़।
अब सेलिंग प्राइस होगी इसकी 240 रुपये। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो परसेंटेज क्या है प्रॉफिट की, आप खुद देख लें क्या है परसेंटेज प्रॉफिट की। 100 रुपये का सामान था, पहले 120 रुपये में बेचता था, लेकिन अब की अगर बात करूं तो 100 रुपये के सामान को 240 रुपये में बेची जा रही है, तो क्या प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट आप लिखेंगे, अब की मैं बात कर रही हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि मैं अब की बात कर रही हूँ कि अब प्रॉफिट कितनी है। सामान की कॉस्ट तो नहीं बढ़ी, 100 रुपये की सामान थी, 100 रुपये ही रहेगी, सामान 100 रुपये की रहेगी, लेकिन अब बेच रहे हैं 240 रुपये में, तो प्रॉफिट कितनी होगी 240 इंटू -100 दैट इज 140 रुपीज़, ये होगी प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितनी होगी, परसेंट ऑफ प्रॉफिट, जितनी प्रॉफिट हो रही है डिवाइडेड बाय जितनी सीपी थी इंटू 100 दैट इज 100 कैंसिल आउट हो गया 140%। तो इसका ऑप्शन जो है वो है। इस क्वेश्चन में जो गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, ये डबल जो प्राइस हो रही है वो कौन सी प्राइस की डबल हो रही है, क्या ये सीपी की डबल हो रही है, 100 का 2 टाइम्स हो रहा है, या फिर जिस प्राइस में वो सेल कर रहा था पहले, प्रॉफिट के बाद जिस प्राइस में सेल हो रही थी उस प्राइस की डबल है। ये जो डबलिंग प्राइस है वो इस प्राइस की डबल है, फॉर अ सर्टेन प्राइस, उसी प्राइस की डबल प्राइस हो रही है। क्वेश्चन में ट्रिक बस उतना ही था, बाकी काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 10 women can complete a work in 7 days। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है टाइम एंड वर्क टॉपिक में, टाइप 1 से 7, उसी में से एक टाइप का क्वेश्चन ये भी है। 10 women can complete a work in 7 days and 10 children take 14 days to complete the work। किसी एक काम को करने में महिलाएं अगर करती है, 10 महिलाएं तो 7 दिन में कंप्लीट करती है, लेकिन अगर 10 बच्चे कर रहे हैं तो उससे 14 दिन लग रहा है। हाउ मेनी डेज विल 5 women and 10 children टेक टू कंप्लीट द वर्क। 5 विमेन और 10 चिल्ड्रन मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 विमेन किसी काम को, 10 विमेन है हमारे पास, कोई एक काम होगा हमारे पास, कोई 1 वर्क को वो करती है 7 डेज में। तो हम बात सबसे पहले 1 डे की करेंगे कि 1 डे की क्या एफिशिएंसी है। तो 1 डे में उसी काम को करने के लिए कितनी औरत चाहिए, 10 इंटू 70, 10 into 7 that is 70 women। Next, 10 children take 14 days to complete the work। अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो 10 चिल्ड्रन को किसी एक काम को करने में, यानी उसी काम को करने में जिस काम को ये महिलाएं कर रही है, 14 डेज लग रहा है। तो एक दिन के लिए कितना चिल्ड्रन चाहिए, 10 इंटू 14 करेंगे दैट इज 140 चिल्ड्रन की जरूरत है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब भी विमेन एंड चिल्ड्रन दो अलग अलग की बात की जाएगी तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि कितना वुमेन और कितना चिल्ड्रन बराबर हो सकता है एक दूसरे के। तो हमने देखा कि एक दिन में 70 वुमेन की ज़रूरत है और चिल्ड्रन के केस में एक दिन में 140 चिल्ड्रन की ज़रूरत है। इट मीन्स एक ही दिन में काम करने के लिए हमें अगर सिर्फ औरत से काम कराएं तो हमें कम चाहिए, इसका आधा चाहिए, चिल्ड्रन का आधा ही चाहिए, तो हमें पैसे भी कम पड़ेंगे अगर आधा ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूँ वुमेन और चिल्ड्रन की, तो मैं क्या यहाँ से ये क्लियरली बोल सकती हूँ कि 1 वुमेन जो है वो 2 बच्चे का काम कर रही है, 1 वुमेन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन। वो 2 बच्चे का काम कर रही है, 1 वुमेन, बिल्कुल आराम से यहाँ से बोल सकते हैं। हमें यही चाहिए था। अब हमसे क्या बोला गया कि 5 women and 10 children, अगर ये दोनों मिलते हैं 5 women और 10 चिल्ड्रन, तो ये टास्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर 5 women and 10 children, 5 women है हमारे पास और 10 चिल्ड्रन है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, या तो विमेन को चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर लें या फिर चिल्ड्रन को विमेन में कन्वर्ट कर लें। तो मैं 2 चिल्ड्रन बराबर 1 विमेन है, तो 10 चिल्ड्रन बराबर कितना विमेन होगा। मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ चिल्ड्रन को विमेन में, तो 10 चिल्ड्रन बराबर 5 विमेन, क्योंकि औरत हमें कम लग रही है, आधी विमेन, 2
बच्चा मिलता है तब एक औरत के बराबर होता है, तो 10 बच्चा मिलेगा तो 5 औरत के बराबर होगा, प्लस 5 वीमेन ऑलरेडी था हमारे पास, यानी टोटल 10 वीमेन का वर्क पूछा जा रहा है। इसे मैंने या तो आप चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर लें या तो आप वीमेन में करें, क्योंकि दो अलग अलग करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमें किसी एक में ले जाना था, या तो वीमेन में या तो चिल्ड्रन में। तो सबसे पहले हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, एक वीमेन 2 बच्चे के बराबर है, तो या तो एक वीमेन 2 बच्चे, तो आप यहाँ पे 5 वीमेन 10 बच्चे हो गए, यानी टोटल 20 बच्चे हो गए। या फिर अगर मैं वीमेन की बात करूँ तो 10 बच्चे, 2 बच्चे बराबर एक वीमेन, तो 10 बच्चे बराबर 5 वीमेन। तो टोटल की बात करूँ 5 + 5 दैट इज 10 वीमेन। यानी क्वेश्चन अब हमारा क्या हो गया, पहले था 5 वीमेन प्लस 10 चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन हो गया कि 10 वीमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगी। अब आप यहाँ से देखें कि 10 वीमेन जो है उस काम को कितने दिन में करती थी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि 10 वीमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days, तो सिंपली हम आंसर 7 कर देंगे। और अगर ये 10 नहीं आता, सपोज 11 आता, कुछ और आता, तो मैं डायरेक्टली इसको चिल्ड्रन में ही कन्वर्ट कर लेती हूँ। मैं चिल्ड्रन की बात करती हूँ यहाँ पे, तो मैं पेन भी चेंज कर लेती हूँ। चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूँ तो एक वीमेन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन, तो 5 वीमेन इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, प्लस 10 ऑलरेडी है, दैट इज 20 चिल्ड्रन। उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 10 चिल्ड्रन मिलकर किसी काम को, 10 चिल्ड्रन किसी काम को 14 दिन में करता है, तो 20 चिल्ड्रन कितने दिन में करेगा। 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चे अगर मिलते हैं किसी काम को 14 डेज में करता है, तो अगर 20 हमने कर दिया, इसकी संख्या बढ़ा दी, नंबर बढ़ा दिया, तो डे भी तो हाफ हो जाएगा 14। पहले 10 चिल्ड्रन था, एक चिल्ड्रन के लिए 14 × 10 करेंगे, 20 के लिए डिवाइडेड बाय आप 20 करेंगे, दैट इज 14/2 दैट इज इक्वल टू 7 days। तो आप कैसे भी करें तो 7 ही इसका आंसर आना है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी टाइम एंड वर्क का टाइप 1 से लेकर के टाइप 7 तक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। उसी टाइप में से एक टाइप ये था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले आप इसमें बस यही चेक करेंगे कि विमेन और चिल्ड्रन में हम कैसे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है बनाना। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 and 90 आर डिविजिबल बाय 7। 11 से 90 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल देख लेंगे 11 और 90 के बीच में, वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये छोटा है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर ये बड़ा नंबर होता 90 की जगह 900, तो आप कैसे फाइंड आउट करते। सिंपली 1 से 90 आप सबसे पहले 1 to 90 फाइंड आउट करेंगे। 1 to 90, 1 to 90 में आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 90 से, 7 2 0 2 6 दैट इज 12। यानी 1 से लेकर के 90 के बीच में 12 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। आप 7 का काउंटिंग ही कर लीजिए, एक तो हो जाएगी 7 14 21 28 ऐसे करके 84 तक जाएगी ये 90 के बीच में। अब क्या है कि 11 से बोला गया है, ना कि हमें 1 से बोला गया है। तो 1 से 11 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। 1 से 11 के बीच में भी करने के लिए आप सिंपली 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम में 4 रिमाइंडर है, 1 कंप्लीट डिविजिबल है, यानी एक ऐसा नंबर है। और सिंपली आप लिखेंगे भी 1 2 3 4 5 6 7, तो सिर्फ 7 ही डिविजिबल है, फिर 8 9 10 डिविजिबल नहीं है। यानी 1 से 11 के बीच में एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, और 1 से 90 के बीच में 12 ऐसे नंबर हैं। 1 से 90 के बीच में 12 ऐसे नंबर हैं, और 1 से 1 to 11 के बीच में एक ऐसा नंबर है। लेकिन हमसे बोला गया है 11 से 90 के बीच में, तो 12 टोटल था, 12 में से आप 1 घटा देंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 12 - 1 दैट इज इक्वल टू 11। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी धारा में, शांत धारा में वो उसकी जो रफ्तार है नाव को तैराने की, वो है 15/2 किलोमीटर पर आवर। इफ इन अ रिवर रनिंग 1.5 किलोमीटर एन आवर। रिवर जो है, जो धारा है, उसकी जो चाल है वो 3/2 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक्स 50 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। यानी सपोज ये मैंने नदी माना कि ये नदी है, और नदी में
बोट पड़ी हुई है। इस बोट को मूव करनी है। बोट की क्या स्पीड है? 7.5 दैट इज 15/2 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं नदी की बात करूं तो रिवर की स्पीड क्या है? रिवर की स्पीड है 1.5 दैट इज रिवर इज 3/2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि धारा जो होती है यानी जो नदी है वो किसी एक दिशा में बहती है। ऐसा नहीं है कि धारा अभी इस दिशा में बह रही है तो कल वो इस दिशा में बहेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा कभी नहीं होता है। धारा एक ही दिशा में बहती है, तो धारा की दिशा तो फिक्स है। अब नौ हमारी 15/2 से चल रही है और धारा 3/2 से चल रही है। अब क्या बोला जा रहा है? इट टेक्स 50 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है और वापस वहां से उसी जगह पर आती है। सपोज अगर मैंने इस पॉइंट को ए माना है और इस पॉइंट को बी माना है, ये जो 9 है वो ए पॉइंट से निकलती है और बी पे पहुंचती है और फिर बी से ए पर आती है, यानी एक बार यहाँ जाती है फिर यहाँ आती है, एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। प्लेस एंड बैक। हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, यानी ये जो प्लेस है बी वो कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? तो हमसे पूछा गया है सिंपली डी क्या है, दैट इज डिस्टेंस क्या है, ए टू बी की डिस्टेंस क्या है। सपोज हमने माना कि ये डिस्टेंस डी है ए से बी के बीच में। अब हमारे पास ऐसे केस में दो होते हैं, या तो ये 9 धारा की दिशा में चलेगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। धारा की दिशा तो कोई एक ही दिशा होगी, तो हमने मान लिया कि धारा की दिशा ये होगी। 9 पहली बार जब ए से बी जाएगी तो वो भी इसी दिशा में जाएगी। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो आप ऐसे भी सिंपली देखेंगे कि जब आप नदी में तैरते हैं और नदी की दिशा में तैरते हैं तो आपको एफर्ट कम लगानी होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका एफर्ट है, जो आपका स्पीड है, वो नदी का स्पीड आपको सपोर्ट करता है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। लेकिन अगर आप धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे तो आपकी स्पीड घटती है। तो बोट के केस में भी तो सेम लॉजिक अप्लाई होगा। तो मैं बात करती हूँ कि जब ये धारा की दिशा में जा रही है तो उस समय की स्पीड क्या रहेगी? उस समय की स्पीड हो जाएगी 15/2 प्लस धारा इसको सपोर्ट करेगी तो 3/2, धारा की स्पीड और इसकी स्पीड जुड़ जाएगी, दैट इज 18/2 9 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट S2 की बात करती हूँ धारा के विपरीत दिशा में। जब धारा इधर जा रही हो और ये इधर से आ रही है, 9 जब B से A की तरफ आ रही हो, ये मैंने A to B के लिए किया और अब मैं कर रही हूँ B to A के लिए, ये धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस समय स्पीड क्या होगी? माइनस होगी, क्योंकि धारा इसको अपोज करेगी। तो ये आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर, ये हमें मिल गया। अब क्या बोला जा रहा है? हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, यानी कितना डिस्टेंस पे है ये प्लेस, टोटल टाइम कितना लग रहा है। इट टेक्स 50 मिनट्स। हमारे पास गिवन क्या है? टाइम गिवन है, तो आप सबसे पहले टाइम ही फाइंड आउट करेंगे, जो गिवन हो वही फाइंड आउट कीजिए आप। तो T1 जब ये इस स्पीड से जा रही है, A to B की अगर मैं बात करूं तो इस समय T1 क्या होगा? समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। दूरी क्या है? A से B की डिस्टेंस D अपॉन चाल क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर। और T2 की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं B to A की, T2 समय बराबर दूरी, B से A आएगा तो भी डिस्टेंस तो बढ़ना घटना नहीं, D अपॉन चाल यानी स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 6। टोटल टाइम हमें दिया गया, यानी आने का और जाने का दोनों टाइम कितना है? 50 मिनट्स। ये मिनट्स में गिवन है और हमने जो निकाला ये किलोमीटर पर आवर में था। तो एक काम करते हैं, आप टोटल टाइम जो था हमारा, दैट इज टोटल टाइम इस T1 प्लस T2, यही है टोटल टाइम। और टोटल टाइम गिवन है हमारे पास 50 मिनट्स, तो 50 मिनट्स को आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, इक्वल D अपॉन 9 T1 प्लस T2 D अपॉन 6। यहाँ से आप कर लें 6 और 9 18 आएगा, ट्वाइस D प्लस 3D दैट इज इक्वल टू 5D इक्वल टू 5/6, 0 0 कैंसिल आउट। यहाँ से करूँ 30D इक्वल टू 90, तो D की जो वैल्यू आ रही है वो 9/3 दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 3 किलोमीटर। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको मिलता है धारा की दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में, तो सिंपली धारा की दिशा में स्पीड जोड़ेंगे आप, क्योंकि धारा सपोर्ट करती है, और धारा के विपरीत दिशा में आप स्पीड घटा लेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹4624 इन 2 years। किसी मनी को कितना भी अमाउंट रहा होगा, उस पैसे को अगर आप 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा रहे हैं तो आपको मिलता है ₹4624 2 साल में, एंड टू ₹4913 इन 3 years, और 3 साल में हमें मिलता है ₹4913। द सम ऑफ मनी इज, तो वो पैसा कितना रहा होगा, वो मनी कितनी थी आपका मूलधन क्या था, आपने कितना पैसा लगाया कि 2 साल में आपको इतना मिला और 3 साल में आपको इतना मिला। तो हमें यहाँ से कुछ अता पता नहीं चल रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है कि ₹4624 जो है वो हमें मिल रहा था 2 years में। 2 साल के लिए अगर हमने किसी पैसे को लगाया, कितना लगाया पता नहीं, सपोज आपके पास अमाउंट जो था, जो आपने पैसा लगाया था वो अमाउंट कुछ P था, आपको नहीं पता, P रुपीज आपने लगाया, 2 साल के बाद इतनी मिली, और यही पैसा, यही P रुपीज 3 साल के बाद आपको, अगर आप 3 साल के बाद लेते हैं तो आपको मिलती है ₹4913। तो अब आप इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली अगर आप करेंगे P × 1 + R/100⁻n दैट इज ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो वही होता है कि आपकी अमाउंट कितनी बनेगी इज इक्वल टू कितना आपने पैसा लगाया इंटू 1 प्लस आपको क्या रेट मिल रहा था अपॉन 100 क्या ईयर है, यानी कितने साल के लिए आपने लगाया। अब आप देखेंगे अमाउंट आपको ए तो पता है 4624, अब आपको क्या क्या नहीं पता है, पी नहीं पता है आपने कितना पैसा लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको नहीं पता है, एन आपको पता है कि 2। यहाँ से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? दूसरे केस का भी यही हाल है, आप कैसे पता करेंगे? पी और आर 2 आपके पास अननोन है, और अगर 2 बार आप करते तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन जाता है आपका। 2 इक्वेशन बनाएंगे आप, फिर करेंगे 4913 इज इक्वल टू जो पैसा हमने लगाया था 1 + R/100⁻n 3 करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आर फाइंड आउट करेंगे, फिर तब आपको पी फाइंड आउट होगा। तो बहुत टीडियस टास्क लग रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है 1 साल का। डिफरेंस कितने का है? 1 साल का डिफरेंस है। 1 ईयर के डिफरेंस में कितना इंटरेस्ट लगा हमें, सिंपली आप सिंपल इंटरेस्ट देखें कितना लगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 4913 माइनस करते हैं 4624 रुपीज़, कितना आ गया? 289 रुपीज़, यानी इस दोनों के बीच का डिफरेंस 289 रुपीज़ है। यहाँ से मैं सेपरेट कर देती हूँ, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि 289 रुपीज़ आपका ब्याज बना था 1 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? SI सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, तो इस 2 साल के लिए आपने लगाया, तो 2 साल में इतना मिला और 3 साल में इतना मिला, तो इस 1 साल में आपको कितना मिला? इतना। इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहा होगा? ये रहा होगा, इस 1 साल के लिए मैं बात कर रही हूँ, इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट ये रहा होगा। तो सिंपली सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर अपॉन 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला कितना? 289 रुपीज़, यही है आपका। प्रिंसिपल आपने कितना लगाया था? 4624। टाइम क्या पीरियड है? ये 1 साल का पीरियड है, दोनों के बीच का डिफरेंस इंटू 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपको नहीं पता, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आर आती है यहाँ से 289 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4624। क्या वैल्यू आती है मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देती हूँ। 289 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4624 इक्वल टू 6.25%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 6.25%। कितना आसान तरीका था हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। हमें यही तो चाहिए था, हमें आर पता होना चाहिए। आर हमने बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में हमने आर निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं होना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगी। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, और हमें ये भी पता है कि 2 साल में टी अगर 2 ईयर्स था और हमने पैसा कुछ पी लगाया था, अमाउंट जो था प्रिंसिपल अमाउंट पी था, पी रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, 2 साल में आपका ये जो अमाउंट बना वो बना 4624 रुपीज़, यही तो था। 2 साल में बना था 4624 रुपीज़, कोई अमाउंट पी आपने लगाया, 2 साल में इतना बना।
टाइम पीरियड 2 साल का है, अमाउंट इतना बना, पी ये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6.25% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% है। तो क्या आप यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है A = P × 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आप सिंपली पुट करेंगे 46, अमाउंट 4624 हो जा रही है। कितनी अमाउंट पता नहीं कितना था हमारा, +1 + R हमने फाइंड आउट किया 6.25% रेज़ टू द पावर n 2। तो यहाँ से जब आप P कैलकुलेट करते हैं, मैं कर ही देती हूँ, P = 4624। यहाँ से मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ, सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करती हूँ। ये है 1 + 6.25 / 100। तो 106.25 / 100 का स्क्वायर, यानी सिर्फ मैंने ये वाला पोर्शन सॉल्व किया था, तो ये पोर्शन मेरा बना 106.25 / 100। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से P निकालती हूँ। P = 4624 × 100 × 100 डिवाइडेड बाय 106.25 × 106.25। ये नहीं है यहाँ पर। अब मैं इसे कैलकुलेट करती हूँ। 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 106.25 का स्क्वायर, ये क्या वैल्यू आ रही, इंटू 4624, ये वैल्यू आ रही 4096। यानी आपने कितना प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था, तो वो अमाउंट हमारी यहाँ पे आई 4096 रुपीज़। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट जो था वो लेंथी पार्ट था, लेकिन अगर मैं इस कैलकुलेशन को भी ना करना चाहूँ, सपोज आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शन से कैसे चूज कर लूँ करेक्ट ऑप्शन, तो सिंपली आप देखिए, कोई पैसा आपने P लगाया था, मैं डायरेक्टली अब आपको ये बता रही हूँ कि आप ऑप्शन कैसे चूज करेंगे अगर आपके पास कैलकुलेशन इतना टीडियस हो और आपको कैसे यूज करना अलाउड ना हो। तो आपका 289 रुपये यानी 289 रुपीज़ 1 साल का ब्याज बना था ना। इससे पहले कितना साल था, इससे पहले 2 साल, 2 साल में ये वैल्यू आई थी और तीसरे साल में यानी 1 साल में इतनी वैल्यू आई थी। इससे पहले कितने साल रहा होगा, इससे पहले 2 साल रहा होगा, तभी तो तीसरे साल में ये वैल्यू आई। इससे पहले 2 साल, 1 साल और घटाएंगे आप, 1 साल और घटाएंगे आप, यानी 289 के अप्रॉक्स में ही अगर मैं बात करूँ तो ये फिगर इस समय भी जो ब्याज आ रहा होगा वो कुछ 250 या 270 या 260 रुपये के लगभग आ रहा होगा, तो मैं 260 लेती हूँ। अगर ये 260 आया होगा तो इससे पहले थोड़ा अमाउंट कम होगा, तो शायद 260 की जगह 240 आया होगा, लेकिन 200 से बिलो तो नहीं जाएगा अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। तो दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो मिनिमम 500 रुपये तो आप जरूर इसमें से माइनस करें।